हेलो दोस्तों, नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ। और चलिए, मैं आपके बीच एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है काश हमारी भी बेटी होती। चलिए दोस्तों, मैं सुनाती हूँ। अरे रचना, तुम यहाँ? हाँ माया, मेरे विवाह इसी शहर में हुआ है, लेकिन तुम मेरा भी? रचना माया हंसकर बोली। बचपन की सहेली रचना और माया इस समय शहर के मॉल में अपने अपने पति के साथ खरीदारी करने आई हुई थी। और एक ही स्टॉल पर खरीदारी करते हुए माया की नज़र रचना पर पड़ी। खड़े खड़े ही खूब बातें हुई। फिर दोनों ने अपने अपने पति का परिचय भी अपनी अपनी सहेलियों से करवाया और फिर एक दूसरे को अपने घर का पता देकर आने का निमंत्रण भी दे डाला। यह शायद इत्तेफाक ही था कि एक ही शहर के स्कूल, कॉलेज और एक साथ पढ़ने वाले इन दो सहेलियों का विवाह भी निकट के एक ही शहर में हुआ था। फर्क केवल इतना था कि वे मायके में एक दूसरे के पड़ोस में रहती थीं और यहाँ ससुराल कुछ दूर दूर थे। लेकिन यह दूसरी उनकी मित्रता में बाधा नहीं बनी और उनका एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया था। दोनों के पति सरकारी नौकरी में थे, लेकिन दफ्तर अलग अलग इलाके में थे। फिर भी अपनी बीवियों की गाढ़ी मित्रता के कारण भी वे आपस में अच्छे मित्र बन गए। हर सप्ताह में मिलना जुलना, खरीदारी करना, खरीदना, खाना पीना सब एक साथ ही होता था। दिन गुजरते गए और 2 साल बाद ही रचना की गोद में 2 बेटे और माया की गोद में 2 बेटियां आ गईं। दोनों ने अपने परिवार नियोजित कर लिया। अब उनका मिलना जुलना दिनों के बजाय महीनों में होने लगा। 2 बच्चों के बाद उनकी व्यस्तता बढ़ती गई और मुलाकातों के बीच लंबा फासला होने लगा। जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते लंबे अरसे बीत गया था। रचना का घर 2 बहुओं से गुलजार हो गया था और माया की बेटियां ससुराल चली गई थी। दोनों सहेलियों के सास ससुर तो नहीं थे, लेकिन साल दर साल पोते पोतियों के आगमन से रचना के परिवार में वृद्धि होने से उनका माया के यहाँ आना जाना कम हो गया। माया को तो अब सूनापन कटने दौड़ता था। वो एक तरफ ही अपना मन हल्का करने रचना के पास राजेश के साथ जाती थी। रचना को ना आने का उलझन देती तो वो अपने बढ़ते परिवार का हवाला देकर कहती, भाई हमारा समय तो मूल्यधन ब्याज धन में ही कट रहा है। तुम लोग आ जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन माया भी अब तक आना जाना करती तो मुलाकातों में फासला बढ़ता गया। फिर अचानक राजेश का तबादला दूसरे शहर में हो गया था और सखियों के मिलने जुलने का सिलसिला सिमट कर मोबाइल पर बीत तक रह गया था। नई जगह पर माया का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। यहाँ पड़ोस मोहल्ले में आना जाना कम ही था तो माया ने समय काटने के लिए कंप्यूटर से नाता तोड़ लिया। इस वित्तीय दुनिया में उनका मन खूब रम गया। कहानियाँ पढ़ने और बच्चों को सुनाने का उसे बचपन से ही शौक था। अब उसका यह शौक पुनः जीवित हो गया। पढ़ते पढ़ते अब कमल का हाथ में आई और कागज काले होने लगे। उसे पता ही नहीं चला। समय तो जैसे हवा से ही होड़ लेने लगा था। धीरे धीरे कहानियों पर उसका पकड़ अच्छी जम गई। रचना से बातचीत होती रही, लेकिन मिलना फिर अच्छा हो गया। कभी कभी अपने हाल चाल एक दूसरे को आवश्यक साझा करती। इस तरह एक लंबा अरसा गुजर गया। फिर उनकी बातों का सिलसिला था अचानक बंद हो गया। रचना का मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ बताता था। आखिर वो समय भी आ गया था जब राजेश सरकारी नौकरी में सेवानिवृत्त हो गए थे। अब वे अपना समय आदिवासी बस्तियों आदि स्थानों से नित्य नई कहानी को भी शारीरिक ऊर्जा में कमी महसूस होने लगी थी। लेकिन कमलम को उससे क्या लेना देना था। उसे अपनी खुराक चाहिए थी। उसने घर के कार्यों के लिए एक गरीब अधेड़ महिला आशा को रख लिया और कलम के दर पूर्ति के लिए अपने आसपास बिखरी कहानियों को सहेजना शुरू कर दिया। झूला घर, नारी निकेतन, अनाथालय, आरोग्य केंद्र, आदिवासी बस्ती आदि स्थानों पे नित्य नई कहानी का किरदार
खोज लाती और उसे पन्नों पर साकार करती रहती। कभी कभी बेटियां अपने बच्चों के साथ मिलने आ जाती तो कभी पति पत्नी लंबे भ्रमण पर निकल जाते। इस बार तो होली निकट निकट थी। उन्होंने वृंदावन मथुरा जाकर देव दर्शन के साथ ही श्री कृष्ण की लीला स्थली ब्रिज भूमि पर बरसाने की लठमार होली देखने का कार्यक्रम बनाया और एक पर्यटन बस में अपना आरक्षण करवा लिया। घर की देखरेख की जवाबदारी आशा को सौंप कर वे निश्चित दिन मथुरा पहुंच गए। होली में सभी 8 दिन बाकी थे। प्रतिदिन वे बारी बारी वहां के प्रसिद्ध पौराणिक स्थल घूम घूम कर देखते हुए आनंदित होते रहे। माया हर स्थान पर अपने अनुभव कलमबद्ध करती रही। अब केवल वृंदाश्रम रह गए थे जो माया की नई कहानी के केंद्र बिंदु थे। होटल में पूरी जानकारी लेकर एक दिन वह सुबह जल्दी ही पति के साथ चल पड़ी। सबसे पहले वे एक पुराने महिला आश्रम स्थल पर पहुंचे जहां विधवा और परित्यक्त वृद्धा महिलाएं अपने अंतिम समय में देश के हर कोने में आकर शरण देती थी। माया और राजेश संचालकों के अंदर जाने की अनुमति लेकर आगे बढ़ तो देखा कुछ बुजुर्ग महिलाएं झुंड बनाकर कहीं जाने को तैयार थी। गेरू वस्त्र, माथे पर गेरुआ तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला डाले सबकी वेशभूषा एक जैसी थी। लगता था जैसे कहीं विदेश अभियान पर जा रहे हैं। तभी अचानक एक महिला पर उनकी नजर स्थित हो गई। माया को उसकी सूरत पहचानने से लगी। गौर से देखा तो आश्चर्य से आंखें खुली की खुली रह गई, पल झपकना भूल गई। वेश रचना थी मगर लगभग बरसों बाद उसे इस हालत में देख कर माया सबके में आ गई। घर सालों में उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिलने का सारा रहस्य भी उसे समझ में आ गया था। तेजी से चलकर उसके सामने पहुंची तो रचना भी विस्मित होकर उसे देखती रह गई और एकाएक उनकी आंखों से जैसे रुका हुआ झरना फूट पड़ा। उसने अपने साथियों से क्षमा मांगी और माया राजेश को अपने कमरे में ले आई। यह तुमने क्या हाल बना रखा है रचना? तुम्हारा परिवार, दीपक, भाई साहब सब कहाँ है? माया ने रचना को गले लगाते हुए पूछा। उसे रोते देख उसकी आंखों नम हो गई थी। और तुम्हें अपनी इस गुमनाम गलियों में गुम हो जाने की पूरी दास्तां सुनाएगी। माया, तुम दोनों आराम से बैठो, कहते हुए उसने टेबल पर ही रखे हुए कुछ ताजे फल उन्हें खाने को दिए। फिर हिचकियों को रोक कर अपनी कहानी शुरू कर दी। तुम विश्वास नहीं करोगी माया, मैं कभी कभी हमारे साथ ऐसी घटना घटित हो जाती है कि दिमाग चक्कर पानी बनकर रह जाता है। नियति अपने आसपास परिस्थितियों का ऐसा ताना बाना बुनी थी कि हम ना जाने क्यों उसमें हर्ष फंसते चले जा रहे थे और हमें पता ही नहीं चल रहा था कि कब हमारी सुखद सपनों सी जिंदगी दुखद दास्तां बन चुकी है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। जिंदगी अपनी निर्बोध गति से अच्छी तरह गुजर रही थी कि एक रात अचानक ही नींद में दीपक की चीख बनकर रह गई थी। देखा तो डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। यह सुबह के लगभग 5 बजे का समय था। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ दीपक? कोई डरावना सपना देखा था क्या? हाँ रचना, सफ़ेद कपड़ों में कुछ लोगों एक अर्थी लेकर राम राम सत्य है कहते हुए जा रहे थे। फिर एक बड़े नाम पट पर बड़े बड़े लाल अक्षरों से वृंदावन लिखा हुआ था। फिर देखा तो वो अर्थी मेरी थी और तुम भी भिक्षुओं की भेष में एक घर के द्वार पर भीख मांग ही रहे थे। मेरा दिल भी कुछ अनिष्ट की आशंका से बैठा जा रहा था। सुनकर भी मैं आ गई थी, लेकिन हिम्मत करके आपको हौसला देते हुए कहा, सपने को कभी सच हुआ तो क्या दीपक? कभी कभी स्वास्थ्य को गड़बड़ी की वजह से भी हम बुरे सपने देते हैं। चलो उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, मैं बढ़िया सा चाय बनाती हूँ। लेकिन रचना, यह सपना बिल्कुल अलग था जो उन्होंने रंगों के साथ मेरे तन पट पर अंकित किया हुआ था। कहते हैं कि इस तरह के सपने में कुछ ना कुछ सच्चाई अवश्य होती है। अरे कहा ना, यह केवल वहम है। भूल जाओ कि तुमने कोई सपना देखा है। बात उस दिन की है। समय आ गई थी और धीरे धीरे दीपक
सपने की बात भूल गए। 2 दिन वर्ष आराम से गुजर गए। फिर दीपक को रिटायर होते ही घरेलू परिस्थितियों में बदलाव लाने लगा। बच्चे बड़े हो चले थे और सास ससुर का 2 कमरे और हाल वाला पुश्तैनी मकान छोटे पड़ने लगे थे। बेटों की शादी के बाद हम एक दूसरे इनको सौंप कर हाल में किसी तरह गुजार रहे थे, लेकिन अब बेटों को बढ़ते हुए 2-2 बच्चों के साथ एक-एक कमरे में परेशानी होने लगी और हमें भी यह धक्की उम्र में एक अलग सुविधा कमरे की अवश्य भ्रमण हुई चली जा महसूस होने लगी थी। अतः हमने रिटायरमेंट के बाद मिली रकम से मकान की छत पर कमरे बनाने का विचार लिया, लेकिन काम शुरू करने से हमें भी परेशानी होगी, क्योंकि बाद सीढ़ियों के हाल के अंदर से ही जाती थी। शो बड़े बड़े संजय ने सुलझाया कि हर साल सरकार की तरफ से एक विशेष सुविधा संपन्न हुई ट्रेन वापसी नागरिकों के लिए देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण की बात चलाई जाती है। 1 महीने का समय सीमा ने अनेक स्थानों के देव दर्शन के साथ ही दर्शन स्थलों का आनंद लिया जा सकता है। अगर हम चाहें तो इस गाड़ी में हमारा आरक्षण किया जाए। मकान का समय एक बार शुरू हो जाए तो आसपास किसी किराए के मकान में कुछ समय के लिए शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन किराए के मकान सुविधाओं न होने के बड़े बड़े संजय ने हमें कुछ नहीं यह विश्राम करने की बात सही थी और हम एक रास्ता की जिंदगी से ऊब गए थे। भ्रमण की बात सुनते ही बदलाव के विचार से हम सहर्ष तैयार हो गए थे और नियति तिथि पर उत्साहपूर्वक लंबी यात्रा के लिए निकल पड़े। गाड़ी पर हर पड़ाव पर एक दूसरे रुकते और हम आराम से घूम फिर कर गाड़ी में ही सोकर रात गुजारते। गाड़ी का अंतिम पड़ाव यही वृंदावन था। बेटों को प्रतिदिन मोबाइल पर बातचीत होती रहती थी। काम शुरू होते ही चुका था, लेकिन किराए का मकान सुविधाजनक न होने से बड़े बेटे संजय ने हमें कुछ समय के लिए विश्राम के लिए कही और कहा कि यहाँ हम किसी होटल में ठहर जाएंगे। वो कल की यात्रा बस यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर हमारे लिए रहने की व्यवस्था पे विचार करेंगे। अगले दिन रात को वो हमारे पास पहुँचा। सुबह होते ही वह होटल से निकल गए और हमारे रहने के लिए एक सरकारी विद्या आश्रम के फॉर्म भर कर आए। उनके कथानुसार रहने के अन्य अवसर कुछ सुविधाजनक नहीं थे तो कुछ बहुत महंगे थे। प्राइवेट विद्या आश्रम में भी लाख रुपए की अग्रिम देने के बाद ही प्रवेश होता है। हमारे पास में कोई चारा भी नहीं था कि सब्र के साथ मन पर पत्थर रखकर हम वहां पहुंच गए और बेटा हमें अपना ध्यान रखने को कहकर वापस चला गया। कुछ दिन के बाद ही विद्या आश्रम के कठोर अनुशासन से हमारा दम घुटने लगा। दीपक कुछ अस्वस्थ महसूस होने लगे थे। घर और बच्चों की याद अलग से सता रही थी, लेकिन पूछने पर बेटों को अपनी तकलीफ कभी नहीं बताई। हम समय काटने के लिए भोजन के बाद दिन भर घूमने निकल जाते हैं और शाम को लौट आते। इस तरह 6 महीने निकल गया। जब संजय ने फोटो पर बताया कि मकान का काम पूरा हो चुका है, बस रंग रोगन होना है, तो वो हमें लेने आ जाएंगे। हम बेसब्री से इंतजार करने लगे। लोग अचानक एक दूसरे दीपक सुबह उठे तो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। डर की छाया स्पष्ट झलक रही थी। पूछने पर उसने वही मनहूस सपना पुनः देखने की बात बताई और कहा जरूर कुछ अशुभ होने वाला है। सुनकर मेरा मन भी कुसंस्कार से भंवर में उतरने लगा था, लेकिन दीपक को मैं कमजोर होने नहीं देना चाहती। अतः मैंने हंसते हुए उनको यह वह मन से निकाल लेने के लिए कहा और बताया कि रात में ही संजय का फोन आया था कि वो कमल यहाँ पहुँच गए हैं। उसके आते ही अगली जान में जान आई। उसने हमारा हाल चाल पूछा और यह भी हमें यहाँ कोई परेशानी में नहीं है, लेकिन लंबी चौड़ी चर्चा के दौरान उसने हमारी वापसी की बात ही नहीं छोड़ी। तो मैंने ही पूछा बेटा वापसी के लिए कौन सी गाड़ी का आरक्षण है और यहाँ से कब निकालना है। सुनते ही उनका मुंह
अटक गया और सिर झुकाकर मरी सी आवाज़ में बोलना शुरू किया। बात दरअसल यह है कि माँ उनके दोनों बहुओं आपस में लड़ाई झगड़ा करने हो गए थे और छोटे से ऊपर वाले मकान में अपनी गृहस्थी जमा ली थी। अब हमारे घर में सब कुछ था, एक बच्चा और एक कमरा और बांध सके। फिर दोनों ऊपर नीचे एक दो कमरे में है। समझ में नहीं आता है कि इनकी व्यवस्था कहाँ की जाए। अगर हम यहीं रहे तो हमारी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देंगे मिलने के लिए आते रहेंगे। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही दीपक उसका आशय समझकर चीख पड़े, चल चलो यहाँ से, तुम हमारे लिए चिंतन होने का कोई आवश्यक नहीं है और फिर कभी हमारी मनुष्य शक्ल हमें मत दिखाना। मुझे तो जैसा कांठ मारा गया जुबान के साथ नहीं दे रही थी और कुछ कह सकूं और संजय सिर झुकाकर तुरंत वहां से उठकर चला गया। उसी रात दीपक को दिल का दौरा पड़ा। मेरी चीख पुकार सुनकर वृद्धाश्रम में सब लोग एकत्र हो गए और उन्हें तुरंत चिकित्सालय में ले आया गया। गहन चिकित्सालय खोलो। अब मैं सब कुछ भुलाकर दिन रात उनकी सेवा में जुट गई थी और उन्होंने अभिषेक बोलना मना था और उनका देखा हुआ सपना अब मुझे भी विचलित करने लगा था। फिर भी डरो उनके ऊपर हावी होने न देकर मैं हिम्मत से परिस्थिति का सामना कर रही थी। धीरे धीरे दीपक कुछ स्वस्थ होते हुए भी एक दूसरे दिन मुझे पास बैठाकर बोले, रचना मुझे लगता है मेरा अंतकाल निकट है। एक बात मुझसे कहना चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम खुद को कभी कमज़ोर ना होने देना। मेरी मृत्यु की खबर बेटों तक ना पहुँचाना। मेरा क्रियाकलाप भी इसी देवी भूमि पर ही और तुम भी कभी किसी विपरीत स्थिति में वहां वापस आने की बात न सोचना। स्वयं को मजबूत रखते हुए यहीं पर अपने जीवन का शेष दिन बिता देना। तुम्हें ये वादा कर होगा कि मेरा यह अंतिम इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरी पेंशन तुम्हें मिलती रहेगी। उनकी व्यवस्था मैं पहले ही कर चुका हूँ। कहते हुए कि वो बच्चे जैसे फफकार रो रहे थे। मेरा दिल स्वयं हाहाकार कर रहा था, पर दीपक की जिंदगी के लिए अपने मन के भाव चेहरे पर नहीं आने देते। उनको आश्वासना हमेशा देते रहते थे, वो शीघ्र ठीक हो जाएंगे, हम दोनों मिलकर यहीं जिंदगी गुजारेंगे। शीघ्र ही तुम्हारा वृद्धा आश्रम के संचालन की सहायता से हम दोनों के मोबाइल नंबर भी बदलवा बेटों से हमेशा के लिए संपर्क काट दिया था। उसने लगभग 2 महीने बाद ही उन्हें दूसरे दौरा पड़ा और सब कुछ खत्म हो गया। मुझे उनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी थी तो सबके समझाने के बावजूद बेटे को खबर नहीं की, पर मेरा मन अब उनके बिना उस आश्रम में नहीं लगता था। तुम्हारी बातें सखी, वहाँ रहना अब मैंने संभव होता है कि मैं संचालकों को अन्य आश्रम स्तर पर भेजने की विनती की है। इस तरह से मैं निश्चित और विधवा महिलाओं के आश्रम में पहुंच गई। मैं तुम्हें कभी नहीं जाकर भिक्षा मांगती और मिलते हुए पैसे से अनावश्यक भी महिलाओं की सहायता करती। बस माया, यही मेरी कहानी है। मैं अपनी कथा सुनाने के चक्कर में तुमसे पूछना भी भूल गई कि तुम लोग कैसे अपना समय काट रहे हो। हमारी कथा सीधी सी है सखी। बेटियों ने ससुराल जाने के बाद मैंने कमल को और राजेश को ने समाज सेवा की सहायता की। यहाँ भी मैं कहानी की खोज में आई थी और तुमसे मुलाकात हो गई। अब इतना दर्द मेरी कमल किस तरह से कागज पर उतरेगी? क्या लिख सकते हैं? ये हाथ नहीं कांपेंगे? तो तुम अब लेखा बन गई हो माया। एक रहस्य आज सिर्फ तुम्हारे सामने खोल रही हूँ कि पहली बार मैंने गर्भ में बेटी थी तो मैंने उसी का ही दंड शायद मैं अब भुगत रही हूँ। काश हमारी बेटियों होती तो हम इस तरह बेघर ना होते। काश मेरी कहानी तुम जरूर लिखना। साथ ही मेरा यह संदेह भी समस्या भाई माँ बहनों को पहुँचाना कि वंश बढ़ाने की चाह में बेटों को मोह को पकड़कर बेटियों यानी अपने ही वंश को गर्भ में ख़त्म करके कुदरत को कुपति करने की भूल कभी ना करें।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। और कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के साथ। बाय बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। शुभी 554 में।